हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। आज हम फिर से आ गए हैं जो क्लास 12th का पोल साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज़ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसको हम आज लेकर आए हैं। लास्ट चैप्टर में वी हैव ऑल स्टडीड अबाउट अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, हाउ दे सुप्रीम पावर, how they were the super powers or the supremacy powers over all the world। तो इस तरह से जब वो दोनों ही सुपर पावर्स बचे थे, तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद ये शुरू हुआ और वर्ल्ड वॉर में जो जीतने वाली कंट्रीज थी उसमें एक कंट्री जर्मनी की भी थी। तो जब वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट जर्मनी पर क्या पड़ा उसके बारे में पहले हम स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे। तो उसका जो पहला टॉपिक है आपका, दैट इज़ अबाउट द बर्लिन वॉर। बर्लिन वॉल क्या है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मनी में आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। किसको लेकर? आइडियलिस्ट को लेकर। जो आइडियोलॉजीज़ थी वो डिफरेंट हो गई थी जर्मनी के ही लोगों में। कुछ लोग जो थे वो अमेरिका की जो आइडियोलॉजी थी, दैट वाज कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, उसकी साइड थे, और जो कुछ लोग थे जो अभी भी सोवियत की जो आइडियोलॉजी थी, दैट वाज कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, उसके फेवर में थे। तो इस तरह से जब लोगों की आइडियोलॉजी बट गई तो लोगों ने क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया उन लोगों से। इस तरह से जर्मनी जो था वो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में बट गया। अब किस तरह उसे बांटा गया? जब वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी को अलग करना था तो उन्होंने जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, उसमें बीचों बीच एक लाइन, दीवार खड़ी कर दी, एक वॉल खड़ी कर दी गई, जिसे 1961 में बनाया गया। 1961 में उनके बीच में एक वॉल खड़ी हो गई जिसे कहा गया बर्लिन वॉल, जिसे कि 1989 में आगे जाकर डिमोलिश कर दिया गया था और जर्मनी वापस से यूनिफाइड हो गया था। 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पार्ट ऑफ सोवियत गेव अप कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू मास डेमोन्स्ट्रेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ मास एक्शन बाय ऑर्डिनरी मैन, सोवियत इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड। अब क्या हुआ था कि जर्मनी तो ऑलरेडी अलग हो गया, लेकिन क्या हुआ था, सोवियत पर भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ रहा था। वाई? कि सोवियत के अंडर में ही जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, कुछ ऐसी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने उसकी आइडियोलॉजी को नहीं माना और उसके अगेंस्ट में रहे। तो जब उन्होंने मास डेमोन्स्ट्रेशन किया, इस तरह से जाकर हड़ताल किया, आंदोलन किया, जब उन्होंने दिखाया, रेवोल्यूशन किया, तो क्या कहा गया, तो उससे डर कर सोवियत ने खुद ही हार मान ली और वो डिसइंटीग्रेट हो गया। क्या है ये? क्योंकि सोवियत डिसइंटीग्रेटेड हो गया था, तो इस तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि सोवियत जो है वो अपनी तरफ से ही खत्म हो चुका था। बर्लिन वॉल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं। बर्लिन वॉल वाज मोर देन 150 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड इट वाज ब्रोकन ऑन 9 नवंबर 1989। ये आपको याद रखना है। अब सोवियत सिस्टम क्या था? सोवियत सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सोवियत सिस्टम को यूएसएसआर कहा गया, दैट वाज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। फाउंडेड when it was founded in Russia in 1917 after the socialist revolution। जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ तो 1917 में रशिया में इसको फाउंड किया गया। इंस्पिरेशन क्या थी इसकी? आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। मतलब उन्होंने ये चाहा कि एक तो वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो अमेरिका के अगेंस्ट था, तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था। उनका ये मानना था कि किसी भी पावरफुल आदमी के पास, या फिर जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके पास कंप्लीट पावर नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी में सबको प्रॉपरली इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हर चीज़ के इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, इक्वल पे मिलनी चाहिए, है ना, इक्वल तरीके से देखा जाना चाहिए उन्हें। It was perhaps the biggest attempt to abolish the institution for private property and consciously design a society based on principle of equality। मतलब कि वो ये चाहते थे, इनकी ये it was the biggest attempt। तो वो ये कोशिश करना चाहते थे कि कैपिटलिज्म जो है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इंस्टीट्यूशन प्राइवेट प्रॉपर्टी फैला रखा है कि जितने पैसे वाले हैं उनको, उन पर ही उनका ही सबसे ज़्यादा अधिकार होगा, सबसे ज़्यादा राइट्स होंगे उनके। और कॉन्शियसली एक ऐसी सोसाइटी बनाने की उन्होंने कोशिश की जिसमें कि इक्वालिटी, प्रिंसिपल इक्वालिटी को फॉलो किया जाए और सबको इक्वल तरीके से देखा जाए। सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम जो था उसमें एक ही पार्टी थी, दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी, एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन वाज अलाउड। उसमें कोई अपोजिशन अलाउड ही नहीं था। देयर वाज ओनली वन पार्टी, वन गवर्नमेंट, वन डिसीजन। ओके, द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। और जो भी इकोनॉमी थी उस पर कंप्लीटली, टोटली स्टेट का अधिकार था।
वो स्टेट कंट्रोल करती थी, कैसे डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या पॉलिसी इम्प्लाई करनी है लोगों के ऊपर, वो स्टेट डिसाइड करेगी। सोशलिस्ट ब्लॉक और द सेकेंड वर्ल्ड, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज लिबरेटेड बाय यूएसएसआर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम मॉडल्ड आफ्टर यूएसएसआर। अब जो सेकेंड वर्ल्ड क्या बना गया, सेकेंड वर्ल्ड एक सोवियत ने एक नया वर्ल्ड बनाने की कोशिश की जहाँ पर सारा अधिकार जो है वो, सारे राइट्स जो है वो सिर्फ स्टेट के पास थे। तो जिन कंट्रीज को यूएसएसआर ने लिबरेट कराया, उन कंट्रीज पर उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज थी वो थोप दी। उन्होंने ये कहा कि हमने आपको आज़ाद कराया है तो आपको हमारी पॉलिसीज ही फॉलो करनी पड़ेंगी। दैट मीन्स you have to follow communism, you have to follow socialism, and you have to be controlled by the state. Your economy will be controlled by the state. Okay? अब सोवियत की जो इकोनॉमी थी उसके फीचर्स क्या क्या थे, क्या क्या था उसकी इकोनॉमी में। फर्स्टली कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। डायरेक्टली किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो थी वो कोई अपने एक डायरेक्ट वे होता है ना अपनी प्रॉब्लम रखने का या कोई सजेस्ट करने का, वो नहीं था। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, मतलब नोबडी नोज हु टू टॉक, है ना, एंड हाउ टू टॉक, how to propose one's policy or how to propose one's proposal or suggestion or idea। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। सेकेंडली वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील, बट लेकिन उनके पास जो एनर्जी रिसोर्सेज थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में उनके पास थे। और जो एनर्जी रिसोर्सेज जस्ट लाइक ऑयल, आयरन एंड स्टील, ये उनके पास सोवियत स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में था अवेलेबल, तो इसकी उन्हें कोई कमी नहीं थी। थर्डली मशीनरी प्रोडक्शन, अब उनके वहाँ जो प्रोडक्शन था वो मशीनों के द्वारा किया जाता था। मशीन से जब वो प्रोडक्शन करते थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर करने की कोशिश करते थे, लेकिन लेबर के साथ भी क्योंकि वो पॉलिसी बनाते थे, हालांकि वो इक्वालिटी को फॉलो करते थे, लेकिन बेसिकली उन्होंने इस बात को कहा कि हमें अमेरिका की तरह डेवलप होने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत टेक्नोलॉजी थी, तो उन्हें अमेरिका की तरह डेवलप होने की ज़रूरत थी। दैट वाई दे प्रेफर्ड दी मशीनरी प्रोडक्शन। फोर्थ इज डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, उन्होंने एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री भी बनाई, यानी कि जो छोटे छोटे लोग हैं जो छोटे दर्जे पर अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, अपना कुछ ओपन करना चाहते हैं बिजनेस, तो वो कर सकते थे। तो कई बार लोगों ने घरों में छोटे छोटे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बना ली थी अपनी, जिससे कि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लेते थे। लास्टली ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड ऑल रिमोट एरियाज विद एफिशिएंसी, अब उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा था। जो सोवियत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम था दैट वाज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने काफ़ी सारे रिमोट एरियाज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा बाहर के देशों से या बाहर की कंट्रीज से, स्टेट से बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जोड़ दिया था। यहाँ पर देखिए हम देख सकते हैं इट वाज मोस्ट डेवलप्ड एक्सेप्ट यूएस, यानी कि बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले ये यूएस जितना डेवलप्ड नहीं था, बट इट वाज फार मच डेवलप्ड देन यूएस, देन एनी अदर कंट्रीज। आई एम सॉरी, यूएस से ज़्यादा डेवलप्ड तो नहीं था ये, लेकिन यूएस के अलावा जितनी कंट्रीज थी उनमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता था इसको। सेकेंडली इज वेलफेयर सिस्टम, वहाँ पर वेलफेयर का क्या हिसाब किताब था उनका, पब्लिक वेलफेयर के लिए उनकी क्या पॉलिसी थी। तो पॉलिसी इनकी पहली थी कि इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब दे हैव डिसाइडेड कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए सबका, मतलब कि कम से कम खर्चे में किस तरह से अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो मेंटेन करके रख सकें। सेकेंडली सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज़ इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर, मतलब कि जो हेल्थ, एजुकेशन और चाइल्ड केयर था, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी, इसको उन्होंने फ्री कर दिया था, सब्सिडाइज कर दिया था। उसको कोई मोस्टली उन्हें कोई कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं होती थी। थर्डली दैट इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्योंकि वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे चलते थे, तो इसीलिए वो, और मशीनरी प्रोडक्शन रहता था उनका वहाँ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड कराते थे, और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, तो कोई भी काम कर लेता था, इसलिए किसी भी तरह का अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे नहीं था। एंड लास्टली स्टेट ओनरशिप, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी थी और कम्प्लीटली जो थी दैट वॉज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय दी स्टेट, तो वहाँ पर जो भी डिसीजन होता था, जो भी पॉलिसी डिसीजन होता था, वो कम्प्लीटली स्टेट द्वारा लिया जाता था, और किसी को उसमें बोलने का या किसी तरह से इंटरफेयर करने का राइट नहीं था। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट, जितना भी लैंड था उन सोवियत स्टेट्स में, जितना भी लैंड, जितनी भी ज़मीन थी और जितने भी प्रोडक्टिव स्टेट्स थे, जितने भी प्रोडक्टिव एसेट्स थे, यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हो गए,
ठीक है ना। इस तरह से बड़े बड़े कारखाने हो गए, ये जितने भी थे वो कम्प्लीटली जो थे वो सोवियत स्टेट के कंट्रोल में आते थे। देवर ओन्ड बाय दी सोवियत स्टेट, और कोई उन पर अधिकार नहीं कर सकता था। पॉलिटिकल फीचर्स उनके क्या थे? इट वॉज ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन क्यों था? क्योंकि ऑब्वियसली उस वहाँ पर एक ही पार्टी थी रूल करने वाली, कोई ऑपोजिशन में था ही नहीं, किसी भी तरह का ऑपोजिशन ही नहीं था, तो किसी भी तरह की कमी निकालने वाला भी कोई नहीं था। अब कमी निकालने वाला कोई नहीं था तो देवर अथॉरिटेरियन, वो जो डिसाइड कर लेते थे दैट वाज फाइनल। तो उनको कमी करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो ब्यूरोक्रेटिक थे, वो अपने मर्जी से पॉलिसीज बनाते थे, अपनी मर्जी से डिसीजन लेते थे और वो लोगों पर लागू कर देते थे। देयर वाज लैक ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज एवरीथिंग वाज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, तो देयर वाज लैक ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था, लोगों को सिर्फ उनके प्रिंसिपल्स, उनके रूल्स, उनकी पॉलिसीज को फॉलो करना होता था। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑब्वियसली जब वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से लोगों को बोलने का या किसी भी बात पे अपना सजेशन रखने का या किसी भी बात पर अपोज करने का हक जो है वो नहीं था। वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव बाय कम्युनिस्ट पार्टी, वन पार्टी सिस्टम था, एक ही पार्टी थी, कोई ऑपोजिशन नहीं था, ठीक है, कोई कमी निकालने वाला नहीं था, किसी के प्रति जवाबदेही नहीं थी, उनको कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी टुवर्ड्स द पब्लिक। तो वन पार्टी रिप्रेजेंटेटिव थी उनकी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और वही सरकार चलाते थे। टाइट कंट्रोल ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड नो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पीपल, एज आई सेड कि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी लोगों के प्रति क्योंकि कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं थी, और टाइट कंट्रोल था इंस्टीट्यूशंस पर। जितने भी इंस्टीट्यूशंस चला करते थे उनको कम्प्लीटली कंट्रोल किया जाता था बाय द स्टेट, वो अपनी तरफ से कोई पॉलिसी, कोई छूट, कोई रूल नहीं बना सकते थे। रशिया ओवरऑल डोमिनेट्स द यूएसएसआर, अब यूएसएसआर जो था, जो सोवियत स्टेट्स रिपब्लिक से मिलकर बना था, उन पर भी एक कंट्री ऐसी थी जो कम्प्लीटली उन्हें डोमिनेट करती थी, देन दैट वाज रशिया। Still, Soviet lagged behind from US in terms of infrastructure, technology, transport, power, and most importantly, in fulfilling the political or economic aspirations of citizens. Obviously, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद, पब्लिक वेलफेयर के बावजूद भी, उसके इकोनॉमिक फीचर्स और पॉलिटिकल फीचर्स जैसे हमने देखे, उसके बावजूद भी वो सोवियत जो था वो यूएस से बहुत सारे मामलों में, दैट इज़ लाइक टेक्नोलॉजी, इन ट्रांसपोर्ट, पावर, इन सब में लैक करता था, इन सब में पीछे था। इट वॉज वेरी फार लेगेड बिहाइंड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस वजह से वो सोवियत जो था, वो जनता जो उसकी पब्लिक थी उसके फेवर में, जो पब्लिक उसके फेवर में नहीं थी, वाई? बिकॉज इट फेल्ड टू फुलफिल द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो उसके सिटीजन्स की ज़रूरत थी, उनको पूरा करने में सोवियत जो है वो नाकाम रहा था। सोवियत डाउनफॉल, हाउ सोवियत वॉज डाउनग्रेडेड, कैसे उसका डाउनफॉल हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। सोवियत वॉज लैग्ड बिहाइंड फ्रॉम यूएस इन वेरियस इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, दे हैव ऑलरेडी रेड दैट। सोवियत से काफ़ी पीछे था यूएस से बहुत सारे मामलों में, बेसिकली ब्रॉड वे में कहा जाए तो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में काफ़ी पीछे था। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकन द सिस्टम इवन फर्दर। ऑलरेडी जो था सोवियत बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं रह गया था, लेकिन जब उसने 1979 में अफगान पर अटैक किया, अफगानिस्तान पर जब उसने अटैक किया तो उसकी सिचुएशन जो थी वो और ज़्यादा वीक हो गई। दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल बिहाइंड फ्रॉम यूएस, यानी कि वेस्ट, क्योंकि ये ईस्ट को टोटली कंट्रोल कर रखा था सोवियत ने। बेशक वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, बेशक वहाँ पर मशीनरी प्रोडक्शन था, उसके बावजूद भी सैलरी तो बढ़ती चली गई, वेजेस तो बढ़ती चली गई लोगों की, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी में सोवियत जो है वो पीछे चलता चला गया। शॉर्टेज ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स एंड फूड इम्पोर्ट इंक्रीज्ड एवरी ईयर, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं थी और वो अपनी जनता के लिए ही सब कुछ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, एंड टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा पीछे छूट रहा था सोवियत, तो इस वजह से उन्हें खाना और बहुत सारे प्रोडक्टिव एसेट्स जो थे वो इम्पोर्ट कराने पड़ते थे, जिस वजह से उनको बड़ी परेशानी होती, जिससे सोवियत की जो इकोनॉमिक पावर थी वो और ज़्यादा कम हो गई थी। गोर्बचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, अब सोवियत का जैसे जैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ, साथ साथ ही वहाँ पर गोर्बचेव ने अपना कदम आगे बढ़ाया। Who was Gorbachev? Gorbachev was the General Secretary of the Communist Party of Soviet in 1985. 1985 में क्योंकि वहाँ पर सोल पार्टी सिस्टम था, सिंगल पार्टी सिस्टम था, तो उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे गोर्बचेव। ओके, रिफॉर्म्स वर नेसेसरी बट गोर्बचेव डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज द रिलेशन विद वेस्ट एंड democratize the reform, but it didn't work. अब
बेशक से रिफॉर्म्स ज़रूरी थे, वहाँ पर सुधार की ज़रूरत तो थी, लेकिन गोर्बचेव, क्योंकि सोवियत हालांकि यूएस का दुश्मन था, लेकिन फिर भी गोर्बचेव ये चाहते थे कि अमेरिका से अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज किया जाए और थोड़ा सिस्टम जो है वो उसको थोड़ा डेमोक्रेटाइज किया जाए, यानी कि डेमोक्रेसी वहाँ पर थोड़ी लाई जाए। लेकिन इस सिचुएशन ने, इस सिस्टम ने काम नहीं किया। When East European countries protested against its own government, Soviet didn't intervene. अब जैसे हमने पहले पेज पर ही पढ़ा था, जब सोवियत की ही कंट्रीज़ ने, सोवियत की ही ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, जब उन्होंने उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठानी शुरू कर दी, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो सोवियत ने कोई इंटरवीन नहीं किया, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकती थी। डिसइंटीग्रेशन एस्केलेटेड इनिशिएटेड पता चला गया था। डिसइंटीग्रेशन एस्केलेटेड, ही इनिशिएटेड पॉलिसीज, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। अब उसने क्या किया, डेमोक्रेटाइजेशन फैलाने की कोशिश की। उसने सोचा कि थोड़ी डेमोक्रेसी कंट्री में आ जानी चाहिए, और उसने पॉलिसीज़ बनाई, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बनाई। उन इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ बनाने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा खास, क्योंकि उसी